अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आज क्वांटिटी कम हो गई स्टूडेंट्स की। आज सब हलवा पूरी खा रहे हैं मुझे। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, असाइनमेंट जो है हमारा, असाइनमेंट 5, वो बराए मेहरबानी सबमिट करवा दें, ठीक है। उसके अंदर जो है आप लोग अप्रोच अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप लिस्ट के फंक्शंस ना यूज़ करें, आप मैप वो फॉर से कर लें, कोई मसला नहीं है, फॉर से कर लें। असल मकसद है असाइनमेंट कंप्लीट करने का कि आपको कोड पे हैंड्स ऑन हो, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको उसके अंदर मुश्किल लग रही है करने में, तो आप पहले लूप से करें ट्राई, और देन फिर आप फंक्शन पे आ जाएं, तो आपको कंपेयर करने में आसान होगा, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था उसके अंदर कि असाइनमेंट जो है उसके अंदर मतलब मैप का फंक्शन जो है वो समझ में नहीं आ रहा, या वेयर लगाना है अगर आपने इन केस, तो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। या कोई भी इस तरह की चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप सीधा उसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करें और अंदर जाके देख लें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी देखें, कोड आप लोग चाहे अभी यहाँ असाइनमेंट में लिखें, ठीक है, या आप लोग सीखने के बाद लिखें, पूरी ज़िंदगी आप जब तक कोड लिखेंगे ना, आपको गूगल सर्च करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूँ कि यार आपका इंटरनेट में डिस्कनेक्ट कर दूँ, आपको गूगल पे कुछ सर्च नहीं करना और सब आपके दिमाग में होना चाहिए और सब आप बस लिख दें। ऐसा कुछ, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। इवन कभी मुझे आज तक कभी नहीं, मुझे जो है ये एक बहुत मशहूर जोक भी है, वैसे मीम भी है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि वैसे रियलिटी है ये, कि होता है कि मुझे कभी डेट फॉर्मेट देखना होता है तो मैं स्टिल जाके गूगल करता हूँ कि भाई डेट फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, हालांकि सिंपल एक स्ट्रिंग है वो बस, तो मैं स्टिल गूगल करके देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो गूगल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो, गूगल करने का मकसद ये नहीं होता कि आप वहाँ से कोड छाप रहे हो, ठीक है। असल चीज़ ये कि आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना है, तो आप गूगल कर सकते हो, सही है। और समझने के लिए भी आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि आपको हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव से आंसर मिलेगा। स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आप देखो कोई आंसर आपको मिलेगा, तो वहाँ पे मतलब 5 6 7, कभी कभार तो उससे भी कहीं ज़्यादा आंसर दिए हुए होते हैं, और उसमें हर कोई बंदा अपने पर्सपेक्टिव से आंसर दे रहा होता है। तो उसको देख के आप समझो कि भाई क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। देखो, सिर्फ क्लास कोड देख के ना आपको कभी भी समझ नहीं आने वाला, ये आप याद रखो। क्लास कोड में तो मैं अपना एक साइड का सिर्फ पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, जिस तरह मैं सोच रहा होता हूँ कोड के बारे में। अब जिस तरह आप लोग सोच रहे होते हैं, जिस तरह बाकी लोग सोच रहे होते हैं कोड के बारे में, वो जानने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप उसको जाके सर्च करो, उसके बारे में वीडियोस देखो, उसके बारे में और आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समझ। सिर्फ क्लास कंटेंट से चीज़ें नहीं कवर होती, ठीक है, कभी भी नहीं होती कवर। तो हमेशा ये अप्रोच रखें कि कोई भी आपको असाइनमेंट या कोई भी टॉपिक जब मिले अपलोडेड, तो उसके अगेंस्ट में आप सर्चिंग भी रखें अपनी। आप मेरे पास नए सवाल लेके आएँ, कोई मसला नहीं, सही है। आप लेके आएँ कि भाई मैंने इंटरनेट पे देखा कि इस तरह भी हो रहा है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही है। 20 चीज़ें होती हैं और जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस तरीके से। उससे आपको देखें एट द एंड फ़ायदा ये होगा कि कल को आप अगर आगे जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे वेज होंगे एक ही चीज़ को करने के। तो आपको पता होगा यार यहाँ मैं ये चीज़ लगा दूँ तो शायद ये काम मेरा आराम से हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इम्प्रूवमेंट आएगी इसके, इससे आपके अंदर। और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद एक और ये है कि एरर जब आपके पास आता है ना, तो एरर के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि भाई अगर कहीं आपके पास एरर आ गया, जैसे एग्जांपल ले, मैं भी एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। अब आप एग्जांपल लें कि आपके पास कोई एरर जनरेट हो गया, ठीक है। डायनेमिक कंसिडर कर रहा है इंट ए इक्वल्स टू 10 ए डॉट, एनालाइजर ही हमारा डेड हुआ है। वही मसला दोबारा से, सही मैंने आपको बता दिया था इस मसले के बारे में कल, ठीक है। अब एनालाइजर चल जाएगा, ओके। तो अब भाई देखें, मैंने जानबूझ के लिखा है उल्टा सीधा कोड, ऑब्वियसली वार और इंड एक साथ नहीं लिखते आप कभी, बट देखें एरर जो आपको चीज़ डिफाइन कर रहा होता है ना, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसके ऊपर माउस लेके जाएं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि पहली बार में सबको नहीं आता समझ में एरर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर दें इसको उठाएँ, कंट्रोल सी, ठीक है, राइट क्लिक करके होता है, नहीं राइट क्लिक करके यहाँ से नहीं होगा कॉपी, कंट्रोल सी करें आप और गूगल पे जाके इसको कर दें पेस्ट। ये उठाया आपने, गूगल पे आप गए, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं खुद सर्च करता हूँ, कभी कोई मसला आ जाता है तो ये आप इस तरीके से सर्च करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टैक ओवरफ्लो से ही आंसर मिल जाएगा, और अगर आपको पहला आंसर मैच ना भी करे, ठीक है, देखिए आपको बता रहा है कि आप वार्ड लिख लो, खाली टाइप हटा दो, और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है उसने, आप थोड़ी सा पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या करने को बोल रहा है। इसके अलावा आपके पास देखिए नीचे लिंक आता है और आंसर्स भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास स्टैक ओवरफ्लो पे, तो आप इसके ऊपर भी जाके मज़ीद जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास और कौन कौन से आंसर अवेलेबल, ठीक है। हर तरीके से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप देखेंगे लोगों के, तो आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों का अंदाज़ा होगा। ग्रुप पे सवाल करें, मुझसे भी सवाल करें, कोई मसला नहीं, मगर खुद भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। सिर्फ क्लास कंटेंट के ऊपर ना वो रहें कि यार बस यही करूँगा मैं, बस इसके बाद मैं बस चैम्पियन डेवलपर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा, आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डे 2 सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कल देखा था कि अच्छा, जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई जितनी बार आप वीडियो देख सकते हैं आप देख लें, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझना है तो दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे करने का ऑप्शन होता है सारा नीचे, ठीक है, तो आप उससे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है वो उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लास कल हमने पढ़ ली थी, ठीक है, और क्लास के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्लास क्या करती है, क्लास में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़, और उसके अलावा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो और दो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा भी देखी थी, एरो फंक्शन और मेन फंक्शन के आर्गूमेंट्स, तो उसका भी मैंने लिंक पोस्ट कर दिया था वैसे। तो अगर आप मेन फंक्शन के आर्गूमेंट्स के बारे में और समझना चाहते हैं या एरो फंक्शन में समझना चाहते हैं तो आप डार्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, उसके अंदर भी सारी चीज़ें डिफाइन हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास आती है बारी तीसरे टाइप के कंस्ट्रक्टर की। हमने कल जो कंस्ट्रक्टर देखे थे वो दो टाइप के थे, ठीक है। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, और एक आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर था। तीन टाइप हो गई, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो गया, एक आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक हमारे पास हो गया नेम्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर आता है जो कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। अब हम उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे स्टैटिक के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी कि कंस्ट्रक्टर और को क्यों इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है इस लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर कोई नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं
कॉन्टैक्ट, ठीक है, कोई फ़ोन बुक का कोई कॉन्टैक्ट है एक, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब भाई हमारे पास जो है सबसे पहले बात यह आती है कि अगर हम कॉन्टैक्ट, जैसे हमारा अभी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, तो इसका अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं तो जैसे हम बनाते हैं इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्लास अब जो भी काम करेगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा। क्लास का मैंने बताया था कि हमारे पास एक प्लान होता है सिर्फ, सही, जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ें लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं जो कॉन्टैक्ट की हो सकती हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी इसको एम्प्टी दे देते हैं, और फ़ोन नंबर लिख देते हैं इसका, ठीक है, और इसकी जो है एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी, ईमेल भी रख देते हैं, क्योंकि असल में वो आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक आता है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आप लोग समझ गए कि अभी अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और ये मेरे पास राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये खुद कंस्ट्रक्टर है। मैंने बताया था कि हम अगर क्लास को बना रहे हैं तो क्लास बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो या हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्टर ना हो, हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ हो या कंस्ट्रक्टर ना लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर अगर आपने नहीं बनाया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर तो देखिए हम कॉल करते हैं यहाँ पे लाजमी, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम हमेशा ये सिंटेक्स तो लिखते हैं ना, तो ये सिंटेक्स का मतलब ये है कि आप इस लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, इस जगह पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, क्लास का नेम और आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था सिंपल फंक्शन ही होता है, बस आप उसको क्लास इनिशियलाइजेशन के वक्त कोई प्रोसेस बता सकते हो कि ये कर दो, पैरामीटर्स पास कर दो या व्हाटएवर कुछ भी कर दो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर अभी हमने कोई नहीं बनाया, लेकिन स्टिल हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम बनाते हैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। अच्छा, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर का सीन क्या होता है, देखें, अभी मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो बिल्कुल फंक्शन जैसे ही होता है कि उसके अंदर एक मसला होता है कि वो रिटर्न वैल्यू में कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, सही है ना। इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है, तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन करानी है, कोई मेथड कॉल करना है कहीं और से और उसके अगेंस्ट में कोई काम करना है, मतलब कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है, तो वो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो, समझ रहे हो, सिंपल काम कर सकते हो। बस आप प्रॉपर्टीज ऊपर से आ रही है कंस्ट्रक्टर से, आपने उनके डिफ़ॉल्ट पैराम अगर सेट करने हैं वो कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू रखनी वो रख सकते हो, बट कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, बात समझ रहे ना, यानी कि कोई कस्टमाइज ऑब्जेक्ट वहाँ से नहीं बेच सकते। तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो आपको ये अलाउ करता है कि आप एज अ फंक्शन ही बिहेव करो, लेकिन जब आपका कंस्ट्रक्टर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करे तो आप एक नया क्लास का ऑब्जेक्ट, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको बना के दो जिसमें आपकी मर्जी की प्रॉपर्टीज़ और जो भी मैकेनिज्म हो वो कॉल हुआ। ये बात समझ लें। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल लें कि सही है, हमने बनाया फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा, हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते थे नॉर्मली किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल क्लास का नाम लिख दें ऐसे ही, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप बॉडी अगर लगाना चाहते हैं और फिर आप इसके अंदर पैरामीटर्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप जिस तरह नॉर्मल फंक्शन के अंदर करते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी सेट करनी है, जैसे नेम सेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट नेम, तो ये आपकी प्रॉपर्टी अब आपसे मांगेगा यहाँ पे, और आप इसको यहाँ देंगे तो ये यहाँ से बाउंस होके जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो पैरामीटर मैप हो जाएगा। अब
हम लोग आते हैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर पे। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, हम इस कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं पूरा, और इस कंस्ट्रक्टर में हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी रख देते हैं। नेम तो हमें पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी पैरामीटर हम ऑप्शनल रख देते हैं। दिस डॉट फ़ोन, दिस डॉट ईमेल, ठीक है, और दिस डॉट एड्रेस, ठीक है। तो सॉरी, ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा देखिए वो कंस्ट्रक्टर हो गया कि हमने इसको बोला कि भाई एक डिफ़ॉल्ट पैराम है हमारे पास, सही है, नेम तो हम देंगे, जैसे नेम दे दिया हमने, ठीक है, लेकिन बाकी पैराम हमारे पास ऑप्शनल है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ एड्रेस पास करना है नेम के साथ, तो पॉसिबल है। हमने पहला आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जैसे हम फंक्शन में करते थे नॉर्मल, वही काम है हमारा, ठीक है। तो 1 2 3 कराची कुछ भी लिखते थे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा अपना एड्रेस, पता चले आप लोग वहाँ पहुँचे सर, ये सवाल। अच्छा, तो निभा रहा हूँ, बोले अरे यार ये क्या हो गया। अच्छा, नहीं नहीं आ सकते हैं, वैसे मसला नहीं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, खुद सर्च कर ले। अच्छा, तो अच्छा, अब फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या करता है देखें। अब इस कंस्ट्रक्टर में से मैंने आपको बताया था ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं भेज सकते आप, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि रिटर्न और कोई नया कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो ये सब काम आप नहीं कर सकते। ये देखो, ये आपको बताएगा भी, ये आपको बोलेगा, बताओ भाई क्या बताना चाह रहे हो, बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं बता। अच्छा, वो जूम इतना हुआ हुआ है वो पता ही नहीं चल रहा, वरना वो जूम आउट हुआ हुआ था तो दिख जाता। खैर, बोल रहा है भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती रिटर्न, सही है, ये आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ से तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, सही है, अल्लाह माफ़ करे, इसको हटा देता हूँ। और अच्छा देखिए, कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर एक ख़ास बात आप और भी देख रहे होंगे कि हमने इसकी कोई बॉडी डिफ़ाइन नहीं की है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की बॉडी आप उसी वक्त डिफ़ाइन करेंगे जब आप, जाहिर सी बात है, कोई मल्टी लाइन काम कर रहे हैं, कोई कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बॉडी की ज़रूरत है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ऊपर से सेंड की, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ईमेल आपकी जो है वो सही है कि नहीं है, वैलिड ईमेल है कि नहीं है, सही है, या कोई भी इस तरह की चीज़ आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर बॉडी डिफाइन करने की ज़रूरत है। अभी एग्जांपल लें कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई इफ़ ईमेल, अच्छा स्ट्रिंग, जिस तरह हमारे पास लिस्ट के अंदर फंक्शन है ना, कि मैप का फंक्शन हो गया, वेयर का फंक्शन हो गया, ऐसे फंक्शन है हमारे पास बहुत सारे लिस्ट के अंदर, लेंथ की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग जो जब बनता है ना हमारा, तो उसके अंदर भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, कंटेन्स। अच्छा, कंटेन्स क्या चेक करता है, कंटेन्स बोलता है मुझे आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, मुझे एक पैटर्न चाहिए, सही है। अच्छा, पैटर्न में आप इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हो। पैटर्न बेसिकली एक रैपर क्लास है, आप एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लिस्ट के अंदर कोई टाइप कंटेन करते हैं, ऐसे ही पैटर्न के अंदर हम टाइप कंटेन करते हैं, ठीक है। तो अब कंटेन्स के अंदर आप चेक कर लो कि भाई, अच्छा कंटेन आपको क्या देगा, बूलियन वैल्यू, ये देखो बूलियन देगा, ये चेक करेगा कि @ है आपके स्ट्रिंग में या नहीं है, सिंपल नाम भी इसका वही है, ठीक है। तो ये आपको बूलियन देगा ट्रू या फॉल्स, कि @ है या @ नहीं है। तो अगर @ आपके पास नहीं है, एग्जाम्पल ने हम यहाँ पे लगाए थे नॉट, कि अगर @ नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ईमेल में वापस एम्प्टी वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। या आप कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे कि हाँ, योर ईमेल वॉज इनवैलिड, बट इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो वैसे ही स्टोर हो जाएगी वैसे आपकी, सही है। लेकिन ये होगा कि आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अभी जैसे अगर मैं इसको ईमेल जो है वो कोई पास नहीं कर रहा, फ़िलहाल कोई पास नहीं कर रहा ईमेल, ठीक है, और अब मैं इसको रन करवाता हूँ, क्लियर एन डॉट स्पेस
ठीक है। तो ये देखें, ये मुझे बोल रहा है आपकी ईमेल इनवैलिड थी, सही है ना। अभी ऐसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैं सही लिख देता हूँ, सही है। आप लोग ईमेल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसको @ मिल गया, सही है ना, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू क्या दी, ये दी, इसमें @ है ये, ठीक है जी। रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं? हाँ हाँ दे सकते हैं, पैटर्न का मतलब ही वही है। रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, मैं तुम्हें किस तरह दूंगा। यहाँ पे दो आप पैटर्न स्पेसिफाई कर दो, यहाँ पे @ पैटर्न लगाना पड़ेगा आपको, वही जो पैटर्न होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, कोई भी पैटर्न आप उठाओ, हाँ हाँ जो भी आप पैटर्न लगाना चाहो, ठीक है। देखो पैटर्न का बेसिकली मतलब ही वही है कि आप यहाँ पे एक पैटर्न दोगे और उस पैटर्न के अंदर आप कोई भी पैटर्न रख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्लीन स्ट्रिंग वैल्यू का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ईमेल का चेक लगाया, ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि हम इसके बदले में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। हम कर सकते हैं वैसे कि ऊपर से हम वेरिएबल को दिस हटा दें और ख़ुद से लें और फिर ख़ुद से असाइनमेंट करें, मगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से वापस जाने पे रोक नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते कोई प्रॉपर्टी उसके, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है वैल्यू भेजने का यहाँ से। बात समझ रहे हैं? हमारे कंस्ट्रक्टर का सिर्फ काम ये है कि भाई बस उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आएंगी, आप क्लास में सेट कर देंगे, या कोई मैसेज वगैरह अगर आपने प्रिंट कराना है, कोई इस तरह का इफ चेक लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई वैल्यू यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। समझ रहे ना बात को? तो अब ये कैसे होगा? अब ये होता है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से। देखें हमने फैक्ट्री लिखा, ठीक है, और हमने कॉन्टैक्ट लिखा, ठीक है, और हमने इसका आर्गुमेंट दे दी, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब सबसे पहले जो है हम लोग इसको कर देते हैं रिटर्न कॉन्टैक्ट, ठीक है, और हम इसके अंदर कोई नेम दे देते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल लें कि यहाँ पे आप दे देते हैं हसन, ठीक है फिलहाल। अच्छा अब ये देखें, सबसे पहला जो एरर आपको वो दे रहा है, बड़ा क्लियर एरर है वो क्या बोल रहा है आपको? द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, सही है। और ये क्या बोल रहा है? ट्राई गिविंग वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स अ नेम। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई या तो आप इस कंस्ट्रक्टर को नेम कंस्ट्रक्टर बना दो या इसको नेम बना दो, क्योंकि दोनों का नाम अभी इस वक्त सेम है। ये देख लो ना, दोनों का नाम इस वक्त सेम है, तो आपको किसी का एक का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं विद चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस करके भेजेंगे। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर मेथड की तरह एक्सेस है कि हम यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग कराएं और उसके अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस भेज दें। बात समझ रहे? ठीक है, यानी कि अब अगर हम इसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, तो अब नेम तो हमारा जो है वो प्रॉपर्ली स्टोर हो सकता है, तो हम ये नेम उठाते हैं और यहाँ पास कर देते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में से वैल्यू आपको भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। समझ रहे हैं? ये वो वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसके अंदर से ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि देखिए हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसा कंस्ट्रक्टर है कि आप इसमें से कुछ नहीं भेजते,
तो एजम्पशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट बना देगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी वैल्यू यहाँ से वापस लेके जा सके। तो इसका क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को, इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्ट कर देगा, आपको खुद से कोई कंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत नहीं अलग से। लेकिन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ऑब्जेक्ट खुद से बना के भेजना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं? पहला चेंज तो ये है आपके पास, एक तो चेंज ये है आपके पास कि आपको फैक्ट्री लिखना पड़ रहा है। दूसरा चेंज आपके पास क्या है कि आपको खुद से ऑब्जेक्ट बना के भेजना पड़ेगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर का मकसद ही यही है कि देखें, फैक्ट्री का क्या मतलब है कि कोई काम हो रहा है, एक जगह पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, एक काम है कोई, ठीक है ना, जिसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। तो ऐसे ही फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी क्या है कि एक फंक्शन ही है जो जिसके ऊपर सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो रिटर्न वैल्यू में आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट ही भेज सकता है बस, लेकिन उसको वैल्यू भेजनी है रिटर्न जी। रिटर्न वैल्यू तो एक ही होती है, एक ही। वो तो फिर आप अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है आपका कि वो मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ भेज सकते हैं। सही है, वैसे तो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आप लिस्ट या कोई भी चीज़ रख के भेज सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ऑब्जेक्ट खुद से कंस्ट्रक्ट कराना है और फिर भेजना है। ठीक है, डिफरेंस आपके पास ये है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि भाई आप बोल दें इफ़ ईमेल, यही वाली कंडीशन हम कॉपी कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, वो ईमेल हमने यहाँ पे दी भी है ऑलरेडी, तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दिस कॉल क्यों नहीं हो रहा। सही है, सब्र रखें, क्योंकि एक रीज़न है इसके पीछे लंबा। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको ऐसे समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न कॉन्टैक्ट नेम सिर्फ, ठीक है, वरना एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे खुद ही रिटर्न हो जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर हम ईमेल के अंदर ईमेल डाल देते हैं। अच्छा, ये जो देखें, ये याद रखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं पता है, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। सही है, हो क्या रहा है, देखिए हमारा ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पहले से, हम इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट तो बन सकता है ना उस कंस्ट्रक्टर से, जैसे हमने ऊपर बनाया, ठीक है। तो हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारा एग्जिस्ट करता है, सॉरी, अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता होता तो हमें फिर खुद से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। यहाँ पे हमें ये करना पड़ता, जैसे हम यहाँ पे बनाते वार सी कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, वार लिख दें, कोई मसला ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है, अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है कि हमने फैक्ट्री उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो हमें इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खाली बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको हम टर्मिनेट करके रख देते हैं। अब क्योंकि हमने उसका कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिया, मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया तो जारी बात है वो बोलेगा कि आप एक डिफ़ॉल्ट तो बनाओ, आप उसको बगैर पैरामीटर लिए किस तरह पास कर रहे हो। तो अब आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दिया था पहले से, तो इसलिए उसने बोला कि भाई आप एक डिफ़ॉल्ट बनाओ ताकि मैं उसको रेफरेंस कर सकूँ, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे सेट करोगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे आए तो आपने बोला कि भाई अगर ईमेल कंटेन करता है तो रिटर्न कराने की बजाय आप बोलो कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यूज सारी, समझ लें। और फिर मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है नेम? यहाँ से आ रहा है आर्ग्यूमेंट में से, ये रहा, ठीक है। ये क्लास के वो नहीं है नेम, ये हमारे अपने पैरामीटर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ कन्फ्यूज़न हटाने के लिए, एन और ई कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई असाइन कर दिया और यहाँ पे हमने एन असाइन कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न में हमें क्या भेजना है, कॉन्टैक्ट। ये बात समझ रहे हैं? इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब देखिए फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कंडीशंस लगा के फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। बात समझ रहे हैं? यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप पे क्या कर रहा था, बस वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और आपको दे देता है, जो आप उसको वैल्यूज़ दोगे वो ऑब्जेक्ट में असाइन कर देगा, डेट सेट। लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पास एक मैकेनिज्म है जो यूज़र का एड्रेस लेके उसकी गूगल मैप की लोकेशन भी लेके आता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो काम कि भाई लोकेशन लेकर आओ और वो सारी चीज़ें, वो हम जब ऐप बनाएंगे तो हम उसके अंदर करेंगे इंशाल्लाह। बट मतलब आप समझ लो कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स काम हो सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर में आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखें ये हमें बोल रहा है कि भाई ये तो आपका कोई इस तरह का कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे था कि आपने पैरम पास किए हुए हैं कि एक डिफ़ॉल्ट हो और बाकी दो आर्ग्यूमेंट वाले हो, क्योंकि हमने इसको एम्प्टी कर दिया है हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये फैक्ट्री वाला, ठीक है। तो फैक्ट्री वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो किस तरह कॉल होगा, डॉट, ये देखें सही है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही कॉल हो रहा है इस तरह नेम्ड वाला कॉल हो रहा था, सेम कॉल करने का तरीका सेम है, ठीक है। देखते हैं इसको चला के, और हमने यहाँ पे बोल दिया हेलो वर्ल्ड, नहीं दे रहे हम इसको ईमेल, ठीक है। अब हम प्रिंट क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल और दूसरी लाइन में कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ठीक है। देखते हैं कि ईमेल आती है हमारे पास या नहीं आती। तो अभी हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है कि भाई अगर @ कंटेन करता हो ईमेल तो फिर हमारे इस ऑब्जेक्ट में ईमेल असाइन हो और फिर ये नया ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इस वक्त यहाँ पे असाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें खाली आ रहा है, ये बात समझ रहे हैं? हम एक प्रोसेसिंग लिख रहे हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा कंस्ट्रक्टर बिल्कुल फंक्शन है, ये बात दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर बिल्कुल फंक्शन है सिवाय इसके कि हम उससे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं भेज सकते। लेकिन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में ये बात फॉल्स हो जाती है क्योंकि हम उससे वैल्यू भेज सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको भेजनी क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट ही भेजते हैं, जो कि आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो ना भाई, बात समझ रहे हो? आप नॉर्मल फंक्शन तो नहीं बना रहे। तो कंस्ट्रक्टर के रूल ये है कि भाई हमेशा वो ऑब्जेक्ट ही देगा, अब वो फैक्ट्री हो या नॉर्मल वाला हो। फैक्ट्री में आपको एक्सेस ये मिल रहा है कि आप अपनी मर्जी का एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो और वो वहाँ से भेज सकते हो, जबकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाने पे कंट्रोल आपका नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ और उसके मेथड्स के ऊपर उसका कंट्रोल। बात समझ रहे हैं? यही समझ में? ओके, देखें कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, जो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करता है, अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँ कॉन्टैक्ट सी इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है बेसिकली, उसकी टाइप मेरी क्लास है, ठीक है। और इसने मैंने अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है इस वक्त, ये वाला, ठीक है। कोई पैरामीटर पास नहीं करा तो जाहिर बात है ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो मैच करेगा ना भाई कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आता, तो है हमारे पास है, सही है। अगर हम इसमें कोई पैरामीटर डिफाइन कर देंगे तो फिर हमें वो देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, ठीक है। तो अब हमें देना पड़ेगा, बोलेगा भाई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है मेरे पास, दो मुझे यार कुछ आर्गुमेंट दो, ठीक है। तो हमने इसमें से हटा दिया, अभी फिलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। तो अब भाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नेम अगर हम उसके अंदर दे भी रहे हैं तो भी वो कर क्या रहा है कि वो इंटरनली जो भी आप उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह दोगे वो सब क्लास में सेट कर देगा और आपको नया ऑब्जेक्ट खुद से बना के दे देगा। आपके पास कंट्रोल नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने का, बात समझ रहे हैं? आप कोई कस्टमाइजेशन अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर करना चाहते हैं बनाने से पहले, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि हम ईमेल चेक करा के नहीं भेज रहे आगे, तो ये आप उसके अंदर किस तरह करोगे, समझ रहे हो? कि वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेगा और सेट कर देगा, बात समझ रहे हो? यहाँ पे आपके पास एक्सेस क्या है कि आप अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो यहाँ से वापस में, तो आप कुछ भी भेज सकते हो, बात समझ रहे हो? ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पे आपके पास एक्सेस ये है कि आप अपना नया ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से भेज सकते हो, वहाँ पे आपके पास ये एक्सेस नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट खुद बन के आ जाएगा। ये फ़र्क है दोनों, सिंपल, ठीक है।
दिस इज़ कॉल्ड फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, और ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, मैं बता रहा हूँ पहले। यानी कि हमारे पास वैसे तो ये थोड़ा सा जो है ना वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमारे पास ऐप्स जो होती है ना हमारे पास, उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर इस तरह नहीं होता कि आपके पास ऐप सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर डेटा को स्टोर कर रही हो। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे पोस्ट करी, तो फेसबुक की पोस्ट मेरे पास किस तरह दिखती है या आपके पास किस तरह दिखती है, वही पोस्ट सबके पास दिख रही होती है, क्योंकि वो किसी सर्वर पे अपलोड होती है, ठीक है, जो APIs के थ्रू होता है। हम सर्वर की APIs कॉल करते हैं, सर्वर का API बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सर्वर मीन्स के कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐसी मशीन जो क्लाउड पे रखी हुई है, इंटरनेट पे रखी हुई है। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लाने और वहाँ पे भेजने के लिए ना हम कुछ कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं क्लास में, और उसमें से एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हर आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा हो तकरीबन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जब हम सर्वर से इंफॉर्मेशन लाते हैं तो वो डार्ट में नहीं होती। भाई मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, सबर सबर, जज्बात ही नहीं होना, सही है। अभी थोड़ा मैं बोल लूँ फिर आप बोलिएगा ब्रेक में, सही है। हाँ हमारे पास थोड़ा ही टाइम है, 12 मिनट बाद ब्रेक हो जाएगी इंशाल्लाह, सही है। अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिला दीजिएगा, सही है। तो ये मसला है, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि ये है कि जो सर्वर से इन्फॉर्मेशन आती है, सर्वर में इन्फॉर्मेशन जाती है, कि सर्वर तो डार्ट में नहीं लिखे हुए होते, ठीक है, वो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, तो वो एक और लैंग्वेज आती है बीच में, जेसॉन, और फिर उसके थ्रू हम भेजते हैं। तो उसके जो आने का तरीका है और भेजने का तरीका है ना, वो हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं। ये एक तरीके से आप समझ रहे हैं बात को। तो थोड़ा सा मैंने सिंपल करके समझाया, वैसे तो थोड़ा सा और भी कहानी है, लेकिन ये है कहानी, ठीक है। तो हम लोग जब इंशाल्लाह APIs कॉल कर रहे होंगे तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही। तो जितनी भी चीज़ें अभी हम यहाँ पढ़े, इसलिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसके थ्रू हम कोई कस्टमाइज ऑब्जेक्ट अपनी क्लास का बना के भेज सकें, बजाय कि कंस्ट्रक्टर खुद से ऑब्जेक्ट बना के भेज दे, ठीक है। ये हो गया फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। कोई सवाल है अभी किसी को? इसमें लाइन 14 से अगर हम कंस्ट्रक्टर हटा दें ये तो क्या इफेक्ट? तो असल में हम कंस्ट्रक्ट नहीं करा पाएंगे ना, देखिए, क्योंकि देखें होता क्या है कि जब आपकी क्लास आप बनाते हो ना, ठीक है, तो आपकी क्लास बनाते वक्त क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल होता है, जो कि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा होता है, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट क्लास की फिलहाल बात को साइड पे रखते हैं, बट क्लास जब आप बनाते हो तो लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि भाई एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दे दिया जाएगा, आप नहीं बनाओ खैर है, वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर होगा लेकिन, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्टर होगा नहीं, अब तक ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तो है, आप बनाओ या ना बनाओ। अब आपने बना दिया भाई फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, तो उसने बोला भाई इसका मतलब ये है कि बंदा बोल रहा है मुझे मैनुअल कंट्रोल चाहिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको नहीं चाहिए, तो उसने हटा दिया, अब वो नहीं है। तो अब अगर आप ये कॉल कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि नहीं है। समझ रहे हैं बात? सर जब फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाता है। हट जाता है ना, कोई भी कंस्ट्रक्टर आप बनाओ, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, नेम बनाओ, नो आप मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही बना रहे हो, इस तरह अभी हमने बनाया है यहाँ पे ये, तो ये डिफ़ॉल्ट हट गया है, हमने बनाया है अभी, ये भी डिफ़ॉल्ट ही है बट ये हमने बनाया है, हम हमारे कंट्रोल में, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो अब ये लैंग्वेज से पूछ रहा है कि भाई लाओ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो, बोल रहा है भाई मैं क्यों दूँ, तुमने तो बना दिया। समझ रहे? ये मसला। और कोई सवाल? ये रेफरेंस रिटर्न करेगा। एग्जैक्टली ये नया ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा, मतलब नया ऑब्जेक्ट एज अ वेरिएबल वापस रिटर्न कर देगा, जो कि ऑब्वियसली रेफरेंस ही कहलाएगा। लेकिन मतलब इस रेफरेंस का कोई ख़ास हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमें वहाँ पे स्टोर हो जाएगा कहीं पे जिस वेरिएबल में हम इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे वो यहाँ तो रिफ्लेक्ट नहीं रखते, क्योंकि इसका तो काम ख़त्म हो गया। तो हमें इसको रेफरेंस वाली बात इसलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा, क्योंकि रेफरेंस हम जब बोलते हैं कि चीज़ को जब हम किसी जगह चेंज कर रहे हो और उसका किसी और जगह रिफ्लेक्शन भी आ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब इसको हम रेफरेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते, बट दे रेफरेंस ही रहा है, आपकी बात सही। सर जैसे जहाँ से ये कॉल हो रहा है, अगर हम वहाँ पे इसकी क्लास का नाम ना लिख के और बाहर लिख के कोई वेरिएबल बना के ये फैक्ट्री कॉल कर दें तो क्या वो पॉसिबल है?
यहाँ पे तो ये फैक्ट्री वाले जो कॉल हो रहे हैं ना, जी जी मेन के फंक्शन से, जी जी वहाँ पे अगर हम जो कॉन्टेक्ट लिखा है हमने वेरिएबल ये में पहले, सब मेन अच्छा ये मेन में मेन ओके ये यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है ना पहले, जो क्लास का नाम है, ये हाँ अगर उसकी जगह पे हम वार लिखते हैं, हाँ तो वो तो इन्फर हो जाएगी ना टाइप। ये देखो ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि देखो ये देखो इन्फर हो गई टाइप, स्टिल वो कॉन्टेक्ट का वेरिएबल है, समझ रहे हो ना। तो वार की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वार का मसला नहीं है यहाँ पे। मैंने लिखा है इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो टाइप है, मतलब वार थोड़ा सा ना F16 हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ। और कोई सवाल? जी सर आपने फैक्ट्री करके जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, जी जी वैसे जावा में कर देते हैं ना कि उसी नाम के कंस्ट्रक्टर हो, लेकिन उसमें अलग अलग पैरामीटर्स के बाहर का कंस्ट्रक्टर्स बनाते थे हम लोग। वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती थी। ओवरलोडिंग नहीं कर सकते इसके अंदर? देखिए ओवरलोडिंग का इसके अंदर कॉन्सेप्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स की कहानी है, बात समझ रहे हैं। जावा के अंदर आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते, ऑप्शनल भी नहीं पास कर सकते, आर्ग्यूमेंट तो आपने देना है। तो इसलिए वहाँ पे ऑप्शन है कि आप उसको ओवरलोड करो और अपने पैरामीटर्स को ऑप्शनल कर लो, यानी कि कंस्ट्रक्टर में से आर्ग्यूमेंट्स रिमूव कर दो और वो आर्ग्यूमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू तो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर दो। यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में रख दो और वो नेम्ड या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही एंड हो गया ना, बात समझ लो। ओवरलोड आप करते क्यों हो? क्योंकि आपको पैरामीटर्स चेंज करने हैं ना सेम नेम पे, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह का मसला ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर चेंज करने हैं तो आप उसको ऑप्शनल कर दो, बात समझ रहे हो। तो इसलिए हम ओवरलोड नहीं कर रहे, ऐसा किसी को ओवरलोड हो रहा हो इसकी वजह से तो कोई मसला नहीं है, सही टेंशन नहीं है। जावा स्पेसिफिक क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड के मसला हो सकता है इससे, लेकिन इग्नोर करें, सही है। कुछ नहीं सुना आपने, मैं ट्रिम भी कर दूंगा सही है। तो अच्छा नहीं समझ आ जाएगा आप लोगों को भी इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग जो है वो थोड़ा सा प्लगइन वाला भी देखेंगे, हमारे पास टाइम बचे अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए जो है कोर्स थोड़ा सा, तो उसमें फिर ये होगा कि मैं आप लोगों को और चीज़ें भी बता सकूँगा, ठीक है। गिट भी बताना है इसके बाद ना, असल में गिट नहीं आएगा तो फिर आगे काम कैसे करेंगे ना, बड़ा मसला हो जाएगा आप लोग। अच्छा ठीक है भाई, तो जावा वाली कहानी समझ में आ गई, सही है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हमारा हो गया फैक्ट्री लगाने वाला कंस्ट्रक्टर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है, सही है। अब हम नई फाइल बनाते हैं। अच्छा, सेट गेट से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ स्टैटिक, ताकि आप लोग कंस्ट्रक्टर की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें। जो नेम्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है उसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होगा स्टैटिक के बाद, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक थोड़ी सी आज़ादी देगा आपको, और वो आज़ादी ख़तरनाक हो सकती है इस केस में, सही है। क्योंकि हमारे पास है ना ये जो फीचर है ना, ये नेम कंस्ट्रक्टर हो गया भाई, फोकस का मेथड कॉल कर रहा हूँ अभी भी नल वैल्यू वाली, चलो कोई बात, हो गया फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, सही है। अच्छा तो मसला ये है भाई कि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है ना, नेम कंस्ट्रक्टर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये सारे जो है ना कम लैंग्वेजेस, मैं नहीं बोलूँगा सब में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कम लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि असल में आप कोई और लैंग्वेज लें, जावा लें या कोई और लैंग्वेज लें, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट सिनेरियो है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस तरह की एक्रोबैट्स नहीं करते, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती। हमने जैसे फंक्शंस के बारे में देखा था ना कि फंक्शन एज अ रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मतलब डार्ट वो लैंग्वेज है जो हमारे पास दो पैटर्न होते हैं प्रोग्रामिंग के। अभी हम दूसरा वाला पैटर्न समझ रहे हैं, मैंने ये सेमिनार वाली कहानी में ही बताया था, अगर उसकी वीडियो खैर रिकॉर्डेड नहीं है तो मैं उसका रेफरेंस वीडियो से नहीं दे सकता, बट उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास दो पैटर्न होते हैं प्रोग्रामिंग के ना, फंक्शनल और उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो फंक्शनल वाला पार्ट हमने काफ़ी हद तक स्टडी किया है पीछे, कि हम फंक्शंस के साथ किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम एज अ रेफरेंस या एज अ टाइप फंक्शन को स्टोर करते हैं और आगे इस्तेमाल करते हैं।
इसका दूसरा जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इस लैंग्वेज के अंदर दोनों सपोर्टेड है, ठीक है, वरना बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ फंक्शनल है, कुछ में सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कुछ में दोनों भी हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न लैंग्वेजेस में आती है। तीन मैंने बताया भी था कि एजेस चलती हुई आ रही हैं लैंग्वेजेस की, पहले बिल्कुल बिल्कुल बेसिक थी, फिर जो है वो थोड़ी सी मॉडर्न हुई, फिर थोड़ी और मॉडर्न हुई, अब ये बहुत मॉडर्न हो गई है माशाल्लाह से, सही है। और पता नहीं क्या होगा इसके आगे। तो जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेज है कि सिंटेक्स काफ़ी मॉडर्न है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आपको दूसरी लैंग्वेज में अगर आपने पहले से की हुई, वैसे अभी भाई ने सवाल किया था ओवरलोडिंग का, तो जो है वो नहीं मिलती, ठीक है, तो यहाँ मिल रही हैं स्पेसिफिकली। तो इसलिए इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको समझना थोड़ा सा फोकस से पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि सिंटेक्स देखने में सबके सेम है और काम सबके डिफरेंट तरीके के हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अभी तो एक्सटेंशंस भी हैं तो उसमें तो बहुत दिमाग घूमेगा, सही है, तो मज़ा आने वाला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास, ठीक है, 3 मिनट है हमारे पास, थोड़ा सा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, हम लिखते हैं क्लास और हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यार स्टूडेंट नहीं देते, तालिबे इल्म, ठीक है, तालिबे इल्म, ठीक है, स्टूडेंट इक्वल्स टू तालिबे इल्म। इतना मुश्किल नाम रख दिया मैंने कि ये जो है ना मेरे लिए भी लिखना मुश्किल है, सही है। अच्छा, अब भाई इस तालिबे इल्म के साथ अभी देखें, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है वो कैसे कॉल होता है, ऐसे डॉट लगा के कॉल होता है ना सीधा, सही है, राउंड ब्रैकेट हम उसके बाद लगाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखाई थी जब हमने कल क्लास हम पढ़ रहे थे कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं एक बना देता हूँ विच कोर्स you are enrolled in, ठीक है, और रिटर्न में हम भेज देते हैं पता नहीं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है भाई कि अब मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं ये लिखूं और डॉट लगाऊं और ये लिख दूं, नहीं कर सकता ऐसा, सही है। ये बोलेगा भाई ये तो नहीं हो सकता ऐसा, ये कह रहा है इंस्टेंस मेंबर है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना इंस्टेंस मेंबर, कल मैंने बात की थी, याद आई, बोल दिया, देखें इसने बोलता है, ये देर से बोलता है बस, तो सही। तो जी स्कोप रेजोल्यूशन हो गई, स्कोप रेजोल्यूशन वो 2 कॉलम जो एक साथ लगा, नहीं भाई, ये वो वाली कहानी नहीं, वो PHP का सिंटेक्स है वैसे भी, C++ पे होगा। हाँ PHP में भी होता है, मैंने वो की हुई है तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, वो पढ़ लेते हैं पहले नहीं मजाक कर रहे हैं सही है, कोई ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए, आपके दिमाग में एक लैंग्वेज का रेफरेंस है तो आप उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, अच्छी बात नहीं, ये यहाँ पे वो कहानी नहीं हो रही, ठीक है, हमें इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, मैं उसके लिए समझा। अच्छा, अब देखें, पहले तो हम अगर इसको सिंपली इसके पीछे एक कीवर्ड लगता है स्टैटिक, अब देखें वो चुप हो गए, बोले अच्छा सही है चलो जाओ, सही है। लेकिन अब इस स्टैटिक कीवर्ड के पीछे एक कहानी है जो हमें पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है, फंक्शन को समझने से पहले स्टैटिक, तो हम उस कहानी को पहले समझते हैं। अब देखें स्टूडेंट के अंदर ना हमारे पास, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, बाद में लिख लेंगे इसको, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, सही है, वही दोबारा बोरिंग प्रॉपर्टीज़, नाम, मोबाइल नंबर, सही है, और भी कुछ हो सकता है, हाँ एड्रेस, हाँ नहीं एड्रेस नहीं भाई, ये एड्रेस नहीं, पता, इलाका, क्या चल रहा है भाई
अच्छा, अब हमने लिख दिया कंट्री। अच्छा, अब देखें, अब जो कंट्री है ना, अब भाई कोई समझ लें कि कोई जो है वो यूनिवर्सिटी का कोई सॉफ्टवेयर है या स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर है ये, जिसके अंदर आपने ये क्लास बनाई है और इसके अंदर आपने सोचा है कि मैं स्टूडेंट जो भी आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन रखूँगा, ठीक है। अब हो ये रहा है भाई कि आप जब भी नया स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आपने स्टूडेंट बनाया, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पूरी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इन सारी प्रॉपर्टीज़ का एक नया मेमोरी एड्रेस के ऊपर एग्जिस्टेंस क्रिएट होगी और उसका रेफरेंस आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट मोबाइल, दिस डॉट पता, दिस डॉट कंट्री, ठीक है। अब हमें ये सारे पैरामीटर यहाँ से पास करने, जो कि हमें करने पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाम, ठीक है, इसके अंदर और 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं बता रहा नंबर में, अच्छा 1 2 3, ठीक है, और लास्ट चीज़ क्या है, कंट्री पाकिस्तान भाई, माशाल्लाह। अब यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट 2, सही है, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन एड्रेस भी चलें इसका चेंज कर दिया, ठीक है, ये 1 2 4 में रहता है, 1 2 5 में रहता है, सही है, और 6 इसका जो है वो मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मसला ये है भाई कि मैं आया, मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट डॉट कंट्री, ठीक है, और स्टूडेंट डॉट नेम भी कर लेते हैं, चलें, ठीक है, सॉरी नाम, ठीक है, और ऐसे ही हम एक सेपरेटर डालते हैं बीच में, ठीक है, और ये हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं स्टूडेंट 2, सही है। अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन अभी मसला हल हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं, सेट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक, अच्छा, ठीक है भाई, सही है, दोनों का नेम चेंज आ रहा है, दोनों में हमने कंट्री पाकिस्तान दी थी, आ रही है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना मेरे, उन सब के अंदर कंट्री एक साथ चेंज हो सके, ये कैसे करेंगे? ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी में नया कंट्री स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैंने बोला भाई स्टूडेंट है, सही है, स्टूडेंट है, कंट्री इसका चेंज कर दो अफगानिस्तान, ठीक है, हाँ, गुड, वेरी गुड, सही है। तो देखिए वो बेचारा, मैं जो हूँ अफ़गानिस्तान में हूँ और हसन भाई जो हैं वो यहीं बैठे हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे पहुँचा मैं अफ़गानिस्तान, खैर आ गया। तो अब भाई मसला ये है कि इसकी भी चेंज नहीं कर सकते अब हम साथ में, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये किससे बाइंड है, दिस के साथ। दिस कौन है, करंट ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, सही है ना। दिस का क्या मतलब है, करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और कंट्री उठा लो, सही है। अब भाई जाहिर सी बात है, जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके दिस के रेफरेंस के ऊपर नए वेरिएबल्स बन जाएंगे, सबके अंदर न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो आप ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे वो उसके अंदर स्टोर होंगी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका रेफरेंस अलग स्टोर है, पहले वाले का अलग स्टोर है, ठीक है, दोनों अलग अलग डब्बे में रखे हुए, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है बट डब्बा दोनों का अलग अलग है। जो हमने कल कार वाली एग्जांपल समझी थी कि भाई फैक्ट्री से गाड़ी आ रही है, एक बन गई दूसरी बन गई, तो पहली वाली में कोई मसला है तो दूसरी वाली में तो नहीं आएगा, सही है ना, उसका अलग कहानी है, इसकी अलग कहानी, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। तो अब यहाँ भी यही मसला होगा।
अब भाई हमने बोला कि भाई सबका नाम जो है वो एक साथ चेंज करना है, ये कंट्री चेंज करना है सबका एक साथ। तो अब हमें कंट्री को ना इंस्टेंस से बाहर निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं? हमें यानी कि कंट्री को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अलग करना पड़ेगा। हमें उसको एक ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से ना हो, बात समझ रहे हैं? ताकि जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो सेम रहे। सही है? ग्लोबल वेरिएबल इसका एक तरीका है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्लास से बाहर हो जाएगा ना, ये भी तो समझो। क्लास से उसका ताल्लुक नहीं होगा, मैं स्टूडेंट डॉट कंट्री तो नहीं कॉल कर सकता फिर, सही है ना? अगर मैं यहाँ बना दूँ, जैसे आप कह रहे हो ग्लोबल वेरिएबल, तो मैंने यहाँ बना दिया स्ट्रिंग कंट्री। अब जो बंदा कोड पढ़ रहा है, कोई आया कल को कोड पढ़ने, तो बोलेगा भाई किस चीज़ की कंट्री है ये, कहाँ इस्तेमाल होती है, कौन है ये लोग जो यहाँ पे लिखते हैं, सही है? तो कोई मतलब पॉइंट नहीं है उसका, समझ रहे ना, वहाँ पे लिखने का। तो क्लास देखिए हम क्यों बना रहे हैं, कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए ना, हम अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है रियल लाइफ सिनेरियोज भी बनेंगे यहाँ पे उसके हिसाब से। तो हमें जाहिर बात है अगर मैं बोलूँ आपको कि बस कंट्री बताओ कौन सा, तो आप बोलोगे किस चीज़ का कंट्री, मेरा कंट्री, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो कंट्री, या जहाँ जाना है वो वाला कंट्री, कौन सा कंट्री, सही है ना? तो उसका कोई पॉइंट ना चाहिए, मैं आपको बोलूँ कि भाई जहाँ आपको जाना है या आप जहाँ आप रहते हो वो वाला कंट्री बताओ, तो आप बोलोगे हाँ यार मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, सही बात है, सबको पता है आप पाकिस्तान में, सही। तो जो है हम ऑब्जेक्ट के यानी क्लास के अंदर उसको रखी इस वजह से रहे ताकि हम उसको एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकें ना, समझ रहे हैं बात को, उसके रेफरेंस पे उसको निकाल सकें। तो अब हमने कंट्री को क्या कर दिया, स्टैटिक। अच्छा भाई, अब स्टैटिक करा हमने इसको, तो सबसे पहले तो इसने बोल दिया भाई कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये किस तरीके की बदतमीजी है, सही है? तो अब ये आपको बोल रहा है कि भाई आपने कंट्री की फील्ड को कर दिया स्टैटिक, ठीक है, और ये इंस्टेंस से एक्सेस नहीं हो सकती, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? ट्राई यूजिंग द क्लास तालिब इल्म टू एक्सेस द फील्ड, ठीक है? तो भाई ये क्या मसला है? तो अब ये मसला ये है कि भाई मैंने आपको कहा ना, हमने कंट्री को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। रखेंगे हम क्लास में ही, अभी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि उसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसका इंस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा वो क्लास के अंदर ही इस वक्त, ठीक है? तो स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक ये बोलता है कि भाई इस क्लास के अंदर कितने ही इसके 20 करोड़ ऑब्जेक्ट क्यों ना बन जाए, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये ऐसी रहेगी, एक बार सेट होगी और सबके ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं है ना। तभी तो वो बोल रहा है भाई ऑब्जेक्ट पे क्यों कॉल कर रहे हो उसको, क्या हो गया, सही है? तो अब उसको बोलेंगे भाई अच्छा सही है, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, सही है, आप इसको चेंज कर दो अफगानिस्तान में। अब वहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा और ऑब्वियसली यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसका सिंटेक्स ही देख के समझ जाएंगे कि जाहिर सी बात है वो जब दोनों एक ही जगह से कॉल हो रहे हैं तो वैल्यू भी तो एक ही आएगी ना। आई बात समझ में? ये कहानी है भाई स्टैटिक। क्या आएगा दोनों में, एक में? ये बात बड़ी अच्छी करी आप भाई। क्यों भाई, किस चीज़ पे एरर दे रहा है, कैसी बातें कर दी मैंने? अच्छा, अरे ये तो भूल ही गए, देखो बेचारा अंदर चला गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में तो जाहिर सी बात है आ नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ना, तो कंस्ट्रक्टर में क्यों आएगा भाई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते, सही है? तो ये हम कर सकते हैं हाँ कि हम कंस्ट्रक्टर की बॉडी बनाएं और उसके अंदर जो है वो असाइन करते हैं, बट फिर फ़ायदा नहीं है ना, हर बार ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब वो रीसेट हो जाएगी, वैल्यू रीसेट हो जाएगी, समझ रहे ना बात को? फ़ायदा नहीं होगा। आपने ऊपर अफगानिस्तान लिख दिया, जैसे अगर आपने इसकी बॉडी बना दी, मैं जो बोल रहा हूँ मैं करके भी दिखा देता हूँ किसी को अगर नहीं समझ में आए बात, तो आप यहाँ आए, आपने लिखा तालिब इल्म डॉट कंट्री इक्वल्स टू पाकिस्तान, ठीक है? अब क्या होगा, अब बताएं ज़रा फ्लो देख क्या आएगा। हाँ पहले पाकिस्तान, वो सॉरी हाँ पहले अफ़गानिस्तान फिर पाकिस्तान, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा तो वैल्यू आपकी रीसेट हो जाएगी वापस से। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये दोबारा से कंट्री में पाकिस्तान असाइन कर देगा,
सही है, मैं आपको दिखाता हूँ गेम क्या हो रही है, ठीक है, चलाते हैं इसको। अरे भाई क्या हो गया, क्यों नाराज़? अच्छा 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 यार, ये भी तो करना है, एक तो बड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं यार, ये बड़ा मसला। अरे ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। चलें अब 2 मिनट रुक जाएं, इतनी देर हो ही गई है तो सही है, तो उसके बाद कर लेते हैं 15 पे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 15 से 30 तक की ब्रेक। अच्छा तो भाई यहाँ पे हमारे पास अफ़गानिस्तान आया, सही है। अच्छा वो हमने दोनों ऑब्जेक्ट ही ऊपर बना दिए ना यार, दूसरा वाला नीचे बनाएंगे तो फिर बात बनेगी ना यार, सही है। तो वही ना बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया यार, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सही, तो ये देखें, ऊपर अफ़गानिस्तान नीचे पाकिस्तान, लेकिन 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 सही है। अब ये जो आपका अफ़गानिस्तान था ना, ये जो ऊपर वाले में क्या आ रहा था अफ़गानिस्तान, ये कौन सा वाला अफ़गानिस्तान है, ये वाला है ना, ये वाला, सही है ना। अगर इसी को उठा के हम कॉपी पेस्ट करें वापस नीचे तो हाँ समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्टैटिक ने सबके ऊपर चेंज कर दिया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम क्लास के नेम पे कॉल कर रहे हैं उसको, सही है, तो उसका कोई वास्ता नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए ये वाली हरकत तो हम नहीं करते स्टैटिक के साथ जनरली, समझ रहे हैं ना बात को। क्योंकि स्टैटिक का मकसद क्या है कि आपने उसको एक बार बाहर से सेट कर दिया, या अगर आपने उसकी एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्लास में रख दी, तो अब आप एज्यूम ये करेंगे कि जब भी आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी है आप उसके अंदर न्यू वैल्यू बाहर से असाइन करेंगे और चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू, समझ रहे हैं ना बात को। और उसका इंस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, कितने ही आप ऑब्जेक्ट बनाएं, स्टैटिक अपना अलग चल रहा हो, एक ही जगह पड़ा हुआ है वो बेचारा, कोने में बैठा हुआ है, सही है, बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो सब जगह काम कर, ठीक है। तो अभी हम इसको ज़रा चलाते हैं दोबारा, तो अब हमारे पास अफ़गानिस्तान ही अफ़गानिस्तान हो जाएगा सब जगह पे, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। कोई अफ़गानी जो है वीडियो देखे ये बोले यार क्या बात है, हमारी कंट्री का नाम इस्तेमाल हो रहा है कोड में, सही सही है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये बात समझ आई, कोई कन्फ्यूजन इसको किसी के अंदर, किसी को इसके अंदर, इसको किसी के अंदर तो नहीं हो सकती, किसी को इसके अंदर हो सकती है, उल्टा हो गया, नॉट लग गया, नहीं सबको समझ आ गया या किसी को समझ नहीं आया, आ गया समझ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। चलें आप ब्रेक कर लें, फिर आ जाएं, फिर हम सेट गेट पढ़ते हैं, सही है, सही है, अगर आपने यूजर नेम अपडेट कर दिया तो हर जगह रिफ्लेक्ट कर लेगा। हाँ ऐसा ही है, हाँ ये एक एग्जांपल हो सकती है, ये एक एग्जांपल हो सकती है कि भाई जितनी भी आपके रेफरेंसेस हैं, कहीं आपका ग्रुप का ऑब्जेक्ट है, कहीं पेज का ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी आप अगर अपना यूज़र नेम एक्सेस कर रहे हैं तो आपने एक क्लास में अपने यूज़र नेम को अपडेट करा और सब जगह पे वो स्टैटिकली कॉल हुआ था, सब जगह पे अपडेट हो गया, एक एग्जांपल, सही है। वैसे तो ये डेटाबेस से आती है इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल ये एग्जांपल वैलिड है, सही है। तो इस तरह के कामों के लिए, जो कि देखें क्लास का हमारे पास मकसद क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, क्लास का मकसद ये था कि हम एक ऐसा सेट ऑफ कोड रख सकें जिसका हम प्लान बनाएं एक बार और फिर हम उसको बार बार एग्जीक्यूट करें। जैसे आप लोग देखते हैं कि कब भी आप लोगों ने देखा हो कि अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखें, क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवीज़ में तो ऐसा नहीं होता, बट वहाँ पे ये होता है कि घर बने हुए होते हैं तो एक जैसे बने हुए होते हैं, बिल्कुल ना, सेम सेम होता है, बिल्कुल लीनियर, ठीक है, दिखने में एक जैसे होते हैं, अंदर से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई होती हैं, बट दिखने में तो वो क्या होता है, ऐसे कोई बिल्डर ने घर बनाने थे, वो आया, उसने एक प्लान बनाया, भाई सही है, ऐसा घर होगा, ऐसा दिखेगा, ऊपर से ये छत होगी, ये सब होगा, सही है। अब भाई उसके बाद उसने बोला भाई एक घर का ऑब्जेक्ट बना दो, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर, अब वो उसी क्लास को यूज़ कर रहा है, वो दोबारा तो नहीं बताएगा सबको, वो अगले मजदूर के पास जा रहा है, उसको दोबारा बता रहा है भाई देखो छत ऐसे बनाना, ये ऐसे बनाना, ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई ये लो प्लान बना दो, तो वो प्लान क्या है, क्लास, घर क्या है, ऑब्जेक्ट, बात समझ रहे हैं। तो ये जो है स्टैटिक जो है ये बोलता है कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल बाद में आया बिल्डर ने बोला यार ये जितने भी घर है ना इन सब का कलर जो है ना चेंज कर दो, येलो कर दो, क्योंकि जो हमें पूरी सोसाइटी है उसकी थीम चेंज करनी है।
तो अब वो तो स्टैटिक नहीं है, एक एक घर पे आके चेंज करनी पड़ रही है ना। तो अब अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी हो कि भाई वो स्टैटिक हो, एक ही जगह से चेंज हो जाए, एक जगह पे आप एक घर का कलर चेंज करें, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, सब जगह आके पेंट करना पड़ेगा। वो मजदूर बोलेगा ये क्या करा रहा है भाई, सही ये कैसे होगा एपीआई थोड़ी है वो, कॉल करा चेंज हो गया कलर, अजीब। सही है, मेटावर्स में हो सकेगा, यहाँ तो नहीं हो सकता। मेटावर्स में आप अपडेट कर दें भाई मेरा इलाका पीला होगा, सही है, तो हो जाएगा, मेटावर्स में हो जाएगा, अभी यहाँ तो नहीं होता ऐसा, सही। तो मेटावर्स में स्टैटिक भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे जो है ना, मतलब मैं समझाने की आप बात समझ गए ना, कि आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर वो वैल्यू को सेम रखने के लिए हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से हट जाए, वो वेरिएबल एक ही बार बने और वो हर जगह पे यूज़ हो रहा हो बस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बार सारे वेरिएबल्स जो आपके क्लास के वेरिएबल हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास की, फील्ड्स जो हैं वो न्यू बनेंगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्ट से ताल्लुक है। वो एक प्लान था, आपने उसको एग्जीक्यूट करा, तो अब पता है उस प्लान में चेंजेस आ सकती हैं, तो अब उसी प्लान के अंदर चेंज होना चाहिए। तो वो जो चेंज हो रहा है वो उस प्लान में रखने के लिए वो सारे ऑब्जेक्ट दोबारा एक नए मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होंगे जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि वो बोल रहा है भाई सही है, आप बनाओ न्यू ऑब्जेक्ट, बनाओ नया एड्रेस पे स्टोर करो, बट मैं एक अलग वेरिएबल हूँ, सिर्फ इस क्लास में कंटेन होता हूँ, लेकिन मैं नया नहीं बनूँगा, एक ही रहूँगा। सही हो गया। और भी इसकी एग्जांपल लाऊंगा यार, मतलब दिमाग में नहीं आ रही एग्जांपल, हालांकि इतनी सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक तो सिंगलटन में होती है, सिंगलटन में अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि सिंगलटन जो है वो सिंगलटन है, सही है और वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस है थोड़ा सा, स्टैटिक और ऑब्जेक्ट को मिला के क्रिएट होता है, सही है। अभी नहीं सिंगलटन, लेकिन और कोई एग्जांपल नहीं आ रही अभी दिमाग में मेरे। तो ये एग्जांपल्स हैं, सही है, फ़िलहाल के लिए समझ जाएं कि एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं हम उसको। अच्छा, तो अब हम आते हैं स्टैटिक मेथड के ऊपर, ठीक है। अब याद है हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एक स्टैटिक मेथड, जिसको हमने कमेंट करके बंद कर दिया यहाँ पे, सही है। इसको वापस बना दें ज़रा और इसको स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक किए बगैर अगर हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर हम इसको स्टैटिक किए बगैर कॉल करेंगे तो ये कॉल ऑब्जेक्ट पे होगा खाली, यानी कि हम इसको स्टूडेंट 2 पे कॉल कर सकते हैं, डॉट ये रहा, ये कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्लास नेम पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंस्टेंस मेंबर है इस वक्त। बात समझ रहे हैं, स्टैटिक नहीं है ना ये, तो ये ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। तो वो बोलेगा भाई आप ऑब्जेक्ट बनाओ फिर फंक्शन कॉल कर लो, मसला नहीं है, क्योंकि स्टैटिक तो नहीं है वो, सही है। तो जब भी आपकी क्लास का नया इंस्टेंस बनेगा तो फंक्शन का भी नया इंस्टेंस बनेगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब देखें एक एग्जाम्पल लें, आप इस क्लास के अंदर अगर प्रिंट कराते हैं एक स्टेटमेंट, क्यों बनेगा ये भी मैं आपको डीप में समझा देता हूँ। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा डॉलर नाम। ये डॉलर नाम कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप इस वक्त यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दिस डॉट नाम। दिस आपको लिखना इस वजह से नहीं पड़ रहा था क्योंकि आप क्लास के अंदर थे और ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल भी नहीं था, तो इसलिए वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा था, सही है ना। वरना अगर यहाँ पे होता है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नाम बनावा, तो फिर वो बोलता कि भाई क्या हो रहा है ये, तो वो बोलता कि यही उठा के प्रिंट कर दो। मैंने कल समझाई थी ये बात, सही है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल वाली। तो ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हैं तब भी दिस कॉल हो रहा है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इंस्टेंस मेंबर कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे दिस आप एक्सप्लिसिट लिखेंगे तब भी कॉल होगा। अब दिस का मतलब क्या है कि आप मेथड के अंदर आके बोल रहे हैं कि भाई इस इंस्टेंस के ऊपर से नाम उठा के लाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फंक्शन है जो दिस को एक्सेस कर रहा है वो भी इंस्टेंस के अंदर होना चाहिए ना, तभी तो वो दिस एक्सेस करेगा, वरना वो कैसे एक्सेस करेगा। ये बात समझ रहे हैं, जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा फंक्शन तो वो एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको स्कोप समझाया था, एक वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर बनाया, हम उसको फंक्शन से बाहर कॉल करेंगे तो कॉल नहीं होगा, सही है ना। हमने एक वेरिएबल लूप के अंदर बनाया, उसको लूप से बाहर कॉल कराएंगे नहीं होगा, क्योंकि लूप के स्कोप में है वो। बात समझ रहे हैं ना।
तो ऐसे ही यहाँ भी है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्कोप आपको मतलब वैसे नहीं दिख रहा कि आपने वेरिएबल बाहर लिख दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये जो फंक्शन आपका दिस कॉल कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे करंट ऑब्जेक्ट में से लेके आओ। तो मेरा करंट ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? इसके ऑब्जेक्ट में से ना, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी जैसे हमने स्टूडेंट 2 लिखा, तो इसमें जो इस फंक्शन में दिस कॉल हो रहा है, ये पॉइंट कर रहा है किसको? स्टूडेंट 2 को। इसको पॉइंट कर रहा है कि भाई स्टूडेंट 2 में से नाम लाओ। यानी कि इस वक्त ये कर ये रहा है, ये बोल रहा है स्टूडेंट 2 डॉट नाम, और इसको प्रिंट कर। ये इस वक्त कर ये रहा है। अब हम क्लास के अंदर है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट 2 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? दिस। सही है ना? ये करंट ऑब्जेक्ट में से उठा लो। बात समझ रहे? तो अब मसला ये है भाई कि ये कहानी सबको समझ आ गई जो भी मैंने बोली? सही है। थोड़ा सा 2x लगा के बोली मैंने, शायद जज्बाती हो गया मैं। सही है, दोबारा बताऊँ? अच्छा, देखें ये जो फंक्शन है ना हमारा, ठीक है, देखें हम कोई भी फंक्शन बनाते थे अभी तक, तो हम क्या करते थे, उसके अंदर वेरिएबल किस तरह लेके आते थे। मैंने आपको दिखाया था एक हम ग्लोबल डिक्लेयर करके भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल पे रखें वेरिएबल, कहीं भी एक्सेस कर लें। लेकिन उसका किसी क्लास के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसका किसी फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक वेरिएबल है, आज़ाद वेरिएबल है। जैसे आज़ाद उम्मीदवार नहीं होता इलेक्शन में, वैसा है। सही है, अलग घूमता है। सही है, कोई पार्टी का ताल्लुक नहीं है उसका, बोल रहा मैं किसी पार्टी में नहीं। सही है, हाँ सही है। तो एक होता है पार्टी वाला वेरिएबल। पार्टी वाला क्या है, मतलब वो किसी पार्टी के ताल्लुक रखता है, किसी फंक्शन से ताल्लुक रखता है, किसी लूप से ताल्लुक रखता है। सही है ना? ऐसा होता है ना भाई, बोलते हैं भाई ये इस पार्टी का बंदा है। सही है, उस पार्टी में भी किस लेवल का बंदा है वो एक अलग कहानी है, वो फिर लूप के अंदर की कहानी है ना। वो लूप में है, फिर वो कंडीशन में है, कहीं तो है वो बेचारा। सही है, तो वो जो अब देखे ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, समझे कि एक बंदा है बेचारा, और वो जो है वो एक जगह पे है, किसी कंपनी में काम कर रहा है। पार्टी से बाहर आ जाता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। सही है, तो वो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब वो कंपनी के अंदर है रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो अब आप उसको जाके बोलेंगे यार मुझे जॉब दे दो, वो कैसे देगा? उसके पास तो एक्सेस नहीं है ना, क्योंकि वो उसका स्कोप में नहीं है वो चीज़। वो क्या बोलेगा, भाई मेरे स्कोप में नहीं आता है। हाँ, HR से जाके बात करो, उसके स्कोप में आता है। सही है, तो यही चीज़ वेरिएबल के साथ भी है ना। वो बेचारा वेरिएबल जो है आपका, वो अगर किसी एक स्कोप में है, किसी एक जगह पे है, तो वो उसके जो सबसे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होगा, आपका जो बॉडी होगी, वो वहाँ के स्कोप में। सही है, सबसे करीबी। अब अगर आपका लूप में है तो लूप का कर्ली ब्रैकेट आ गया, फंक्शन में है तो फंक्शन का आ गया, इफ़ का है तो इफ़ का आ गया। बात समझ रहे हैं? जो भी बॉडी होगी आपकी क्लोजिंग, सबसे क्लोजेस्ट क्लोजिंग बॉडी जो होगी आपकी, उसके अंदर वो स्कोप बाइंड करेगा अपना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका स्कोप किस तरीके डिफाइन हो रहा है कि भाई देखें, यहाँ पे आपने जो फंक्शन लिखा ना, ये फंक्शन है क्या, आपका इंस्टेंस मेंबर, यानी कि ये आपके ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है। सही है ना? डायरेक्ट क्लास के नाम पे कॉल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन के पास वो सारे एक्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? और वो कैसे हैं? क्योंकि ये फंक्शन भी जब इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है या तालिब इल्म का, तो ये सारे जो पूरी पलटन भेज रहे हैं हम यहाँ से, नाम, नंबर, पता, इनके साथ जाके एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर एज अ रेफरेंस स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये बोलेगा कि भाई नाम कॉल करो, तो ऑब्जेक्ट को पता होगा कि किसके नाम की बात कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट 2 बनाया, उसमें आपने नाम क्या सेट कर दिया? सही है। अब अगर आप इसके स्टूडेंट 2 पे नाम कॉल करेंगे तो क्या कॉल होगा? हसन कॉल होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर ये आप कॉल करेंगे ये फंक्शन स्टूडेंट 2 पे, तो ये जिस तरीके से हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या प्रिंट होगा? हसन, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? दिस। करंट ऑब्जेक्ट से उठाओ, तो हमने कॉल किस पे किया? स्टूडेंट 2 पे। करंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टूडेंट 2। तो दिस की जगह स्टूडेंट 2 आ गया और नाम की जगह हसन आ गया। बात समझ रहे? बहुत गहराई हो गई। सही। अच्छा, अब भाई मसला ये है कि ये तो हो गई हमारी कहानी कि अगर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो वो इस तरीके से बात करता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, कि भाई ले आओ, बंदा ले आओ, चलो जल्दी से। सही है। अब अगर हम इसको स्टैटिक कर दें, सही, स्टैटिक फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप बोलें कि भाई जैसे हम अभी कंट्री को कर रहे थे अफगानिस्तान, सही है। अब कोई बंदा आया
नया बंदा आया काम करने, उसने जो है वो कंट्री का स्ट्रिंग ही एम्प्टी कर दिया। सही है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसको बोलेंगे भाई सेट स्टूडेंट कंट्री, लेकिन वो भी स्टैटिक होना चाहिए ना, ताकि वो स्टैटिक को सेट कर सके। सही है, अभी हम ही समझते हैं कि क्यों स्टैटिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, उसको चेक करेंगे भाई एम्प्टी तो नहीं है और ये तो नहीं है और वो तो नहीं है, फिर वो सब सब करने के बाद हम उसका कंट्री सेट करेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, या मैं इसको चेंज करके जो है वही रख देता हूँ, सेट कंट्री। ठीक है, अच्छा अब सही है ना, सही है। अच्छा अब भाई, अब देखें, सबसे पहले तो इसको स्टैटिक करते ही इसको नाराज़गी हो गई इसके ऊपर। अब क्यों हुई, अभी अगर आप थोड़ा सा गौर करें स्टैटिक की स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये क्यों नाराज़ हो रहा है। देखिए हम स्टैटिक कॉल किस तरह करते हैं, क्लास का नेम और सीधा कंट्री, सीधा हम मतलब आसपास देख ही नहीं रहे ना, यहाँ वहाँ सीधा जा रहे हैं बस। सही है, तो वो बोल रहा है भाई जा तो रहे हो, लेकिन ये जो आपने बोला था कि मेरे स्कोप में एक बंदा होगा, वो बंदा कहाँ है, वो तो नहीं है, क्योंकि आप तो सीधा निकल गए, आप तो छोड़ छोड़ के आ गए सबको पीछे। समझ रहे हैं ना बात को। तो अब क्या मसला हो रहा है कि ये जो दिस है ना, ये बोल रहा है दिस कौन सा भाई, कौन सा दिस, क्योंकि आप तो स्टैटिक हो ना, आप तो ऑब्जेक्ट में नहीं आते। आपने तो खुद बोला है मैं नहीं होता, मैं तो किसी उसमें शामिल नहीं हूँ बंदे के साथ, हाँ पार्टी में शामिल, चले पार्टी बोल लो यार, चलो खुशी मिलेगी। तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सही है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई आप तो पार्टी में नहीं थे, अब आप पार्टी की बात कर रहे हो, ये क्या बात हुई। सही है, अभी तो आपने बोला कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, यहाँ बोला आपने ये रहा। सही है, तो वो बोल रहा है भाई ये दिस तो नहीं चलेगा यहाँ पे। सही है, तो आप कैसे बुला रहे हो बंदा, अब ये बोल रहा है भाई कि पार्टी में से बंदा ले आओ, बोल रहा है भाई कौन सी पार्टी, आप तो पार्टी में ही नहीं हो। समझ रहे हो ना बात को। तो ये मसला हो रहा है यहाँ पे। तो ये दिस इसलिए नहीं उठा पा रहा क्योंकि स्टैटिक में कभी भी दिस चल ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्टैटिक का तो ताल्लुक ही नहीं है ऑब्जेक्ट से, दिस का ताल्लुक है ऑब्जेक्ट से। ये बात समझ रहे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम नाम तो कभी कॉल नहीं कर सकते, ये तो बात कंफर्म हो गई। सही है, दिस से तो कॉल नहीं कर सकते कम से कम। ठीक है, अगर हमें कॉल भी करना है तो हम कैसे करेंगे, हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बात समझ रहे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वार न्यू कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट और फिर कॉन्टैक्ट डॉट नेम। समझ लेना, मतलब हम बिल्कुल अलग दुनिया में चल रहे हैं। अभी हैं हम क्लास के अंदर ही, लेकिन क्लास बोल रहा है भाई तुम्हारा मेरे से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, बस मैंने रखा हुआ है, तुम्हें देख लो। सही है, मतलब कोई जानता वानता नहीं हूँ मैं, तुम्हें कुछ दूंगा नहीं। सही है ना, मतलब होता है ना आप एक कंट्री में चले गए, वो आपको बोल रहे हैं भाई नेशनैलिटी वेशनैलिटी नहीं दूंगा आपको। सही है, रुकना है तो रुको वरना जाओ कटो। सही है, तो वो वाली कहानी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको कि भाई अभी आप जो ये जो कॉन्टैक्ट का वेरिएबल बना रहे हो आप बना लो, मेरा क्या है, मेरा तो ताल्लुक थोड़ी है आपसे, दिस विस तो मैं आपको दूंगा नहीं, देख लो अपने हिसाब से कर लो काम कुछ। सही है, तो ये हम सारा का सारा यहाँ पे वो काम करें जैसे हम मेन फंक्शन में करते हैं ना, कि मेन फंक्शन में तो दिस कॉल नहीं हो सकता, जिस तरह वो अलग फंक्शन बना हुआ है बिल्कुल। आप इसको भी अलग फंक्शन ही समझें, बस फ़र्क ये है कि ये क्लास के अंदर है, तो आप इसको क्लास के अंदर डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम के साथ। स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसका दिस ऑब्जेक्ट एड्रेस इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, आज़ाद हो गया ये। बात समझ रहे, ठीक हो गया। तो एक अच्छी चीज़ अब इसके अंदर ये है कि ये वाला काम इतने सही है, ऑब्जेक्ट बना के हम जाए पर जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं, जैसे हम मेन फंक्शन में करते हैं। बट हम लोग यहाँ पे कंट्री को, जैसे हम तालिब इल्म की कंट्री एक्सेस करते हैं, ये देखें कंट्री जो है इसको डायरेक्ट मिल रही है बगैर नेम लिखे। ये देखें, इसका मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब ये ताल्लुकात किस तरह बने भाई इसके, क्योंकि यहाँ तो मना करता है वो कि डायरेक्ट अभी डायरेक्ट लिखो आप कंट्री, देखो बोलेगा क्या अजीब आदमी हो, क्या लिख रहे हो ये। भाई ये बोलेगा कौन भाई, कौन सा कंट्री, क्योंकि आप क्लास में तो नहीं हो ना। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्लास में हो। अच्छा, दोनों भाई स्टैटिक हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है भाई भाई है ना, हम आपस में देख लेते हैं।
उसको छोड़ो नेम वेम को ना, वो दिस वाले हैं, वो हम उनको नहीं जानते। दो पार्टियां बन गई हैं यहाँ पे, सही है ना। तो एक है दिस वाले लोग और एक है स्टैटिक वाले। सही है, स्टैटिक वाले आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और दिस वाले आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। बात समझ रहे हैं? आई समझ में? तो भाई कंट्री डायरेक्ट एक्सेसिबल है, तो अब हम कंट्री को अंदर सेट करें, कुछ भी करें जो हमें अच्छा लगता है वो हम कंट्री के साथ करें। ये देखिए, इसके बाद आप क्लिक करेंगे, आपको बताएगा भी आप यहाँ पे पहुँच गए। कंट्रोल क्लिक करेंगे ना आप, कभी भी आपको देखना हो ना कि भाई ये वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, आप वेरिएबल पे माउस लेके जाएं, कर्सर रखें, कंट्रोल दबा के रखें और क्लिक कर दें। सही है, एप्पल पे हैं तो कमांड दबा के रखें और क्लिक कर दें। सही है, यहाँ पे आपने अफ़गानिस्तान सेट कर दिया, यार बस चाइना कर लेते हैं आप। सही है, अच्छा। तो अब देखें, अब जैसे हम ये अफ़गानिस्तान सेट कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहे हैं, तालिब इल्म डॉट सेट मुल्क। अब क्या हो जाएगा, सब जगह चाइना हो जाएगा, क्योंकि उसने स्टैटिक को जाके चेंज कर दिया नीचे। ये रहा, सेट मुल्क कॉल किया, स्टैटिक चेंज हो गया। कहाँ चेंज हुआ, अफ़गानिस्तान सेट करने के बाद। तो उसने अफ़गानिस्तान को कटा दिया, बोला जाओ अब चाइना है। सही है, अच्छा सेव करते हैं इसको भाई, सेव तो वैसे हो जाता है खुद ही। यहाँ पे हम जो है स्टैटिक चलाते हैं, तो ये देखें भाई दोनों भाई जो है वो चाइना में आ गए और ये सेट मुल्क से कॉल हुआ है। सेट मुल्क में लिखा था ना हमने ना, नेम कॉलन कंट्री, ये रहा, तो ये सेट मुल्क से आ रहा है, ठीक है, और हमने जो है वो उसको कॉल करके सेट कर दिया। सही है, अब हम यहाँ पे कोई भी लंबाई करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा चाइना, ठीक है, अब हम यहाँ पे आए और हमने इसको बोला भाई स्ट्रिंग सी लिख देते हैं। सही है, ताकि आप लोगों को वेरिएबल कॉन्फ्लिक्टिंग वाली चीज़ ना मिले। अच्छा चलें मैं समझाता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना। सही है, तो सी लिखा हमने और ये आ गया चाइना, ठीक है। चाइना यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से कंट्री में जाएगा और कंट्री से स्टैटिक अपडेट हो जाएगा और चाइना सेट हो जाएगा। बात समझ रहे, आ गई समझ? हाँ ये आ रहा था, नहीं नहीं यहाँ दिस नहीं, दिस की तो बात यहाँ करना है। सही है, यहाँ दो पार्टी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस तो यहाँ पे अगर आपने लिखा तो जंग हो जाएगी, फायर खोल देगा वो अगला ना। सही है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्री। तो अब यहाँ पे देखें वही कहानी हो गई दोबारा जहाँ हम पहले आए थे, हम उसी जगह घूम के चौरंगी पे आ गए दोबारा। सही है कि भाई जो कंट्री ऊपर से आ रही है उसी में वही कंट्री असाइन हो रही है जो ऊपर से आ रही है। सही है, तो वो बोल रहा है मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। सही है तो हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ तालिब भाई आ जाओ। सही हो गया, यहाँ हम डिफरेंशिएशन कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल्स की क्लास नेम के साथ कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ दिस के साथ करते हैं। सेम चीज़, सही हो गया ना जी। सर हमने मेन में, यानी कि जब मेन में डायरेक्ट हम स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। जी जी, तो फिर हमने इसका मेथड क्यों बनाया? देखिए मेथड इसलिए बनाया कि हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हमने बोला इफ़ कंट्री इज़ एम्प्टी भी है हमारे पास यहाँ पे। सही है कि अगर किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया ऊपर से, ये बूलियन देगा हमें, ठीक है, तो यहाँ हमने बोल दिया रिटर्न, निकल जाओगे। सही है, उसको बोलो भाई अजीब आदमी हो, कुछ तो बताओ। सही है, तो अब ये देखें हम इसको यहाँ ऊपर से बोल देते हैं खाली। सही है, देखें, ठीक है, और उसने अफ़गानिस्तान सेट रखा हुआ है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेट करने से रोक दिया ना। हमने क्या बोला,
हमने बोला खाली है तो प्रिंट करो, बाहर निकल जाओ, ख़त्म, रिटर्न। बात समझे? वैसे इफ एल्स भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रीफरेंस, पर्सनल प्रीफरेंस अंदर कर दें इसके, ये भी कर सकते हैं कि एम्प्टी होगा तो ये, वरना भाई लोग। सही है। अब यहाँ पे आप कुछ भेजेंगे चाइना, तो अफ़गानिस्तान रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है आपका फंक्शन कॉल हो गया, उसने वैल्यू सेट कर दी, तो काम हो गया। और सर जैसे अगर तालिबान डॉट कंट्री और फिर उसके आगे खाली स्ट्रिंग भेज दें, ये आना तो यही तो मसला है इसके अंदर। देखें, इसके अंदर तो हम चेक कर नहीं सकते ना, फ़िलहाल चेक ही नहीं कर सकते, तो इसमें तो आपका अगर यहाँ पे आप चाइना के बाद आके इसको एम्प्टी कर दें तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो कंट्रोल है वो नहीं है ना वैल्यू सेट होने के ऊपर, आप सीधा असाइन कर रहे हैं उसको। तो मेथड है ही स्टैटिक इसके लिए कि आप कोई ऐसा काम करा सकें, कोई भी ऐसा क्लास के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें जिसका ताल्लुक आपके ऑब्जेक्ट से नहीं है, सही है, जिसका ताल्लुक आपके ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं है, और आप ऑब्जेक्ट बनाना भी नहीं चाहते उसके, और आपको कंट्रोल भी चाहिए, तो क्या होगा? स्टैटिक फंक्शन। जैसे हम फंक्शन बनाते थे पहले, वही अगर आप उठा के उसको क्लास में रख दें और आप उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको कॉल करने की कोशिश करें, तो अब क्या करेंगे? स्टैटिक। बात समझ रहे? आई समझ में? सही हो गया। 2 मिनट बचे, वाह। खैर नहीं, क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, तो सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और कहानी आती है, सही है। वैसे वो बड़ी अच्छी और सिंपल कहानी है, सही है, कोई उसके अंदर ख़ास ऐसा आपको मसला नहीं होने वाला, सही है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने, सही है, क्या हो रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है, सही है, बिल्कुल आपको मसला नहीं होगा। क्योंकि देखें, अभी तो हम जो कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं क्लास से रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ इस हद तक है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसमें कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, सारे भाई लोग आएंगे, सही है, और वो फिर आपके साथ जो है जो भी काम करना होगा उनको करेंगे, सही है। तो मतलब यार प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो जो है वो असल में बड़े तंग भी करते हैं ना अक्सर औकात, सही है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनके साथ। तो भाई है ना भाई, वो भाई तो फिर भाई होता है, सही है, तो ये हाँ, तो ये चक्कर है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ एक क्लास बनाते हैं वापस से, और इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम क्या रखें? गुड, वेरी गुड, सही है। वापस हम यार चलो आज हम चाय वाले की क्लास बनाते हैं, सही है, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब भाई चाय वाला के अंदर हम लोग आज़ाद चाय वाला लगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रख देते हैं, हाँ, इंट इनकम। आज़ाद चाय वाला का इनकम पे फोकस होता है भाई, मैं बता रहा हूँ पहले, सही है, किसी ने नहीं देखा तो देख ले, सही है। अच्छा, और हम इसको बोलते हैं कि सही है, इनकम हो गया बस, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं भाई एक न्यू कोयटा होटल चाय वाले से, न्यू कोयटा होटल इक्वल्स टू चाय वाला, ठीक है। अब ये देखिए मैच भी कर रहे हैं ना कि चाय वाले ने न्यू कोयटा होटल खोली, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये जो न्यू कोयटा होटल है आपकी, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई इसकी जो इनकम है ना
उसमें कभी भी 0 से कम वैल्यू सेट ना हो, ठीक है, यानी कि -1 सेट ना हो। ये तो आप अभी किस तरह कर सकते हैं, कोई आइडिया दें? मैं चाहता हूँ इसमें ये वैल्यू सेट ना हो, मैं कंट्रोल कर सकूँ कि क्या वैल्यू सेट होगी इसमें। फंक्शन बना देंगे फंक्शन बना देंगे जैसे अभी हमने बनाया था, स्टैटिक वाला। सही है ना? नहीं, यहाँ पे हमें इंस्टेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बेचारा इंस्टेंस मेंबर है ना, दिस की पार्टी से है, ये स्टैटिक की पार्टी से नहीं है, सही है ना? उसको स्टैटिक की पार्टी में लाएंगे तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो नहीं आता, ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, सही, तो मैं जानता ही नहीं उनको तो ये दिस की पार्टी से, सही है। तो हमें एक इंस्टेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा नॉर्मल फंक्शन की तरह, और हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। बट फंक्शन ने मसला है, हमने बोला भाई सेट इनकम, ठीक है, और हमने इसको बोला इंट न्यू इनकम, ठीक है, इनकम इक्वल्स टू न्यू इनकम, और हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई अगर हमारी न्यू इनकम लेस देन 0 है तो बाहर निकल जाए, ठीक हो गया ये तो सिंपल सा काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट इनकम। ये बहुत सारी आवाज़ आई, अच्छा हो गया, सही है। अच्छा, तो भाई ये सेट नहीं करेगा, सही है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बात है, लेस देन 0 अमाउंट है, हमने चेक किया हुआ है कि सेट ना करे, हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं सबूत के लिए, सही है। तो न्यू कोयटा होटल की इनकम कितनी है भाई बताओ, तो अभी तो खोलिए बेचारे ने, तो 0 ही है, सही है, अरे सॉरी सेट गेट, ठीक है, तो 0 है, न्यू कोयटा होटल बेचारा कुछ नहीं कमा रहा अभी, सही है। अब मसला ये है कि देखिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ रहा, अगर मैं यही करना चाहूँ इस तरीके से डॉट इनकम इक्वल्स टू -1, अरे नहीं भाई ये नहीं दिखाना था, हाँ, तो यहाँ पे हम कैसे वैल्यू कंट्रोल करेंगे, इक्वल्स टू से कैसे वैल्यू कंट्रोल करेंगे, समझ रहे, ये भी ऑप्शन है। ये कैसे होता है, सेट गेट से। अभी हम समझते हैं सेट, फिर हम गेट पे आएंगे, ठीक है। तो भाई सेट क्या होता है, अच्छा देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको फंक्शन चाहिए, ऐसा ही है। कोई आपको काम परफॉर्म होने से पहले कुछ चेक्स लगाने हैं, कुछ भी करना है, मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखना है आपको, तो आपको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका बनाया सेट, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर आपने दे दिया इंट न्यू इनकम, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपने इसको बोला कि इनकम इक्वल्स टू न्यू इनकम, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कन्वर्ट टू गेटर मेथड, यहाँ पे हमारे पास शिट सेट का सिंटेक्स याद नहीं है, देख लेते हैं, डॉट गेट सेट, देखिए देख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ठीक है। असल मसला है कॉन्सेप्ट से, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैं असल में PHP करता हुआ आ रहा हूँ 2-3 दिन से, दिमाग में वो घुसी हुई है। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपके पास आएगा गेट, और यहाँ आपके पास सेट आएगा, सेट नेम गेट नेम, और यहाँ आपके पास, सही है, सही है। तो यहाँ आपको असल में वो कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ के ऊपर दे रहा है कि आपने दोनों का नाम सेम रखा है ऑब्वियसली, तो हमें इसका नाम रखना पड़ेगा माई इनकम, ठीक है, नाम चेंज कर दिया हमने इसको बोला कि भाई इफ़, वही हमने काम किया, न्यू इनकम इज़ लेस देन 0 तो कुछ नहीं करे, निकल जाए बाहर, सही है, वही सेम काम किया। अब ये कॉल किस तरह होगा ये देखिएगा, ये जो सेट का कीवर्ड है ना, इसकी वजह से भाई कॉल किस तरह होगा ये देखिएगा, ये देख ऐसे, बात समझ रहे, नहीं मल्टीपल का सीन नहीं है,
एक ही होता है, सेट में एक ही होता है। मैं समझाता हूँ, देखें अभी अगर मैं इसको चलाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास इनकम अभी भी 0 आ रही है, ठीक है। यही मैं इसको 10 कर दूँ तो 10 हो, सिर्फ इक्वल्स टू से। अच्छा ये ऐसे होता है, देखें इक्वल्स टू क्या है, एक ऑपरेटर है, सही है, मैंने बताया था ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करता है, सही है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका वेरिएबल होगा उसको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू असाइन करेगा, सही है ना। यहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ दे देगा। अब सेट क्या कर रहा है, सेट बोल रहा है इक्वल टू को कि भाई तुम तो डायरेक्ट असाइन कर देते हो, जाके रुको मैं बीच में आऊँगा, सही है। तो अब वो आ गया बीच में, सही है। अब उसने क्या करा, उसने बोला भाई इक्वल टू होने से पहले मैं कॉल होऊंगा। तो असल में आप कर क्या रहे हो, आप एक तरीके से अगर आप समझो तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरराइड कर रहे हो, यानी कि आप उसको अपने कंट्रोल में ला रहे हो कि भाई असाइनमेंट होने से पहले, इक्वल्स टू होने से पहले मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि क्या हो। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम यहाँ प्रिंट कराएं तो सब कुछ होगा यहाँ पे। अब अभी देखें हम इसको चलाएंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर हमारा 10 इनकम जो है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 यहाँ प्रिंट किया हुआ है ऑब्वियसली। तो जो हम फंक्शन में काम कर रहे हैं ना वो हम यहाँ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आर्ग्यूमेंट हम लेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, एक होगा। पहली चीज़ तो है, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद एक ही आर्ग्यूमेंट आ सकता है ना, दूसरा आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे। और राउंड ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पे फंक्शन वाले, फंक्शन में होता है ना राउंड ब्रैकेट होता है, कॉमा लगा लगा के पास करते हो, सही है ना। और बाकी जो है हमारे पास जो कंट्रोल है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कि भाई हमें क्या करना। बात समझ रहे जी? दो सेट बना दी मतलब, अच्छा ये वाला सेट देखिए, ये तो फंक्शन है ना। अगर हमें ये कॉल करना है तो हम ये कैसे कॉल करेंगे, ये हम ऐसे कॉल करेंगे, सेट इनकम, ये फंक्शन है, इसके पीछे सेट नहीं लिखा हुआ। सही है सही है सही है, मैं इसको रख देता हूँ मेरी कमाई, सही है, और कमाई। अब सही है, देखें ये जो सेट है ना ये क्या कहलाता है, कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, जब भी देखें मैंने आपको बताया था ऑरेंज जो आपके पास चीज़ मार्क हो रही है वो क्या है, कीवर्ड, ठीक है। हाँ ये फंक्शन ही है, ये एक तरीके से फंक्शन ही है, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन इसका फ़र्क क्या है कि सेट लगाने से ही क्या बोल रहा है कि भाई जो इक्वल्स टू के बाद वैल्यू आएगी ना वो मैं पैरामीटर में पास कर दूँगा। ये बात समझ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत आपको, ये बात समझ आई। तो सेट क्या कर रहा है भाई, इक्वल्स टू, देखें अगर मैं इस ये माई इनकम देखने में क्या लग रहा है कि कोई वेरिएबल होगा, ऐसा ही है ना, कोई वेरिएबल होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए मुझे कहाँ पॉइंट कर देगा, सेट पे, ये रहा, क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये सेटर कहलाता है, सेटर। तभी हम इसको क्या लिख रहे हैं, सेट, समझ रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पास होता है गेट, इंट गेट, सही है, मेरी कमाई। अच्छा ये फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम इसको बोल देते हैं, उसको कन्फ्यूजन सबसे पहले होगी, आपको बाद में होगी। हम इसको बोलते हैं कि बस कमाई, हाँ गेट इनकम भी बोल सकते हैं अगर इंसानों वाले अल्फाज में लिखें तो, सही है। तो अच्छा गेट इनकम, ठीक है, गेट इनकम हमने लिखा, ठीक है, और रिटर्न हाँ चलो वो सही कर लेते हैं, खैर हो गया, सही है। तो गेट इनकम ये, अच्छा गेट क्या कर रहा है, लेके आ रहा है ना बस, तो इसको कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता, सिर्फ बॉडी बनती। वैसे इसका शॉर्ट हैंड सिंटेक्स भी है, वो एरो फंक्शन जो है हमारा, ऐसे
ये भी कर सकते हैं, तीर का निशान, गेट इनकम यहाँ से उठा लो सही है, उंगली ऐसे कर रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ हम बोलते हैं प्रिंट में गेट इनकम। ठीक है, इसका भी क्या फ़ायदा है कि यहाँ आपके पास कंट्रोल है। आप बोल दें कि इनकम, अगर आप इसको बोल दें इनकम अगर आपकी ग्रेटर देन 10 है तो आप रिटर्न क्या कर दो, 0। एग्जाम्पल ऐसे ही हमने बोला कि भाई 10 से ज़्यादा इनकम हो गई तो 0 कर दो, वरना रिटर्न इनकम। तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 11 पास कर देंगे तो 0 आने लग जाएगा, ये देखें 0 आ रहा, सही है। अगर हम इसको 10 करेंगे तो क्या होगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने गेटर कंट्रोल किया हुआ है। तो सेटर क्या कर रहा है, सेट करते वक्त कंट्रोल ले रहा है, और गेटर क्या कर रहा है, गेट करते वक्त कंट्रोल ले रहा है। बात समझ रहे? तो गेटर देखिए कॉल कैसे हो रहा है, सिंपल वेरिएबल की तरह, जैसे हमारा सेटर कॉल हो रहा है सिंपल वेरिएबल की तरह, इक्वल्स टू लगा के सिंपल कॉल हो रहा है, समझ रहे ना। गेटर भी ऐसे ही कॉल हो रहा है, बस वो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इक्वल्स टू वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो गेट कर रहा है। बात समझ रहे? फर्क क्या है फिर अगर हम टोटल डॉट इनकम कर दें तो और गेट इनकम, दोनों में फिर क्या फर्क रहा? देखें, अगर हम इनकम कर देंगे सीधा तो हम ये कंडीशन तो नहीं लगा सकते कभी भी वेरिएबल की, जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ लगानी पड़ेगी, या हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर उसमें से इंटीजर वैल्यू भेजनी पड़ेगी, उस फंक्शन को राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करना पड़ेगा, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो इसके लिए होता है गेटर और सेटर, वैल्यूज़ की इनकमिंग और आउटगोइंग कंट्रोल करने के लिए, सही है ना। ये बात रिपीट कर देखें, अगर हम सीधा कॉल कर लेंगे इनकम को तो ये तो सीधा वैल्यू ला के दे देगा, सही है। आप कोई कंडीशन चेक नहीं कर सकते इसके ऊपर कि कब वैल्यू लानी है कब वैल्यू नहीं लेके आनी। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल लें कि आपने शॉपिंग कार्ट की कोई भी ऐप इस्तेमाल करी होगी, दराज यूज़ किया होगा, कुछ भी यूज़ किया होगा, सही है, समझ लो उसका कार्ट एम्प्टी है, तो कार्ट के पेज पे क्या आएगा, शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी राइट नाउ, ऐसा ही आएगा ना कुछ इस तरह का ही लिखा हुआ होगा, या इज़ एम्प्टी लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, एम्प्टी होगा बस। तो अब उसने एक मैसेज रखा हुआ, सही है, वो उसने गेटर में रखा हुआ, उसने वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर कार्ट एम्प्टी है तो एम्प्टी भेज दो, वरना शॉपिंग कार्ट भेज दो। तो वो सिंपल वेरिएबल लिखता है वहाँ, वो गेटर कॉल हो जाता है और वो सारी वैल्यू ले आता है उठा के। बात समझ रहे? एग्जाम्पल, या आपने अमाउंट स्टोर करी है, अमाउंट किस में आती है, नंबर में आती है, बट आपको यूज़र को डॉलर में दिखाना है, डॉलर का साइन भी लगाना पड़ेगा, तो वो आप गेटर में रख सकते हैं कि गेटर में आपने रख दिया कि भाई डॉलर नंबर के साथ लगा के दिखा दो। बात समझ रहे? कोई भी प्रोसेसिंग वाली वैल्यू आप यहां से भेज सकते हैं प्रोसेस करा के, ठीक हो गया। सेट के वक्त आप वैल्यू असाइन करते वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, गेट के वक्त वैल्यू जो है वो गेट करते वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। जी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। जैसे अभी हमने लिखा था इनकम, सीधा असाइन भी हो रहा है, सीधा गेट भी हो रहा है, सेट हो गया। जी, वहाँ कंडीशन लिखनी पड़ रही है ना हमें, हम चाह रहे हैं कि हम जब गेट कर रहे हैं जब भी कंट्रोल हुआ हुआ मिले, ताकि हम जितनी बार भी उसको कॉल करें वो कंडीशन हमें रिपीट ना करनी पड़े। फंक्शन का क्या मकसद है, कोड रिपीट से बचाना, यही इसका भी मकसद है। भाई इसका सिंटेक्स शॉर्ट है, राउंड ब्रैकेट वगैरह सब खत्म। बात समझ आ रही? तो ये कहानी है भाई सेट गेट की, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे